नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बहुत से विषयों पर बात की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पूरा देश सुनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ सामूहिक रूप से सुनते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों और योजनाओं के उल्लेख पर प्रधानमंत्री की सराहना भी की। इन आयोजनों में सीएम योगी आदित्यनाथ का विभिन्न स्थानों पर जनता के साथ जुड़ना और पीएम के संबोधन को सुनना एक नियमित प्रक्रिया है। सीएम योगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति जनता के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए अक्सर ऐसे ही एकत्रित होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य आज भी हमें सुशासन और लोकहित के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश भर में मंदिरों, घाटों, धर्मस्थलों के पुनर्निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कोटिश नमन। उन्होंने कहा कि प्रजा के हित को सर्वोपरि रखते हुए विकास, धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य आज भी हमें सुशासन और लोकहित के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय इतिहास की महान शासक अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने आदर्शों, सेवा भाव और जनहितकारी कार्यों से समाज को नई दिशा प्रदान की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा रक्षा उत्पादन 2014 के 40,000 करोड़ रुपए के मुकाबले अगले महीने 2.25 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। सिंह ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति और रक्षा निर्यात में जुड़ी बढ़ोतरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत में छोटे मोटे हथियारों के कलपुर्जों का निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ही इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर कहलाए ताकि देश की सेनाओं को हथियार के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर समेत कई कदमों से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित किए जाएं और अगर संभव हो तो हम उन्हें दूसरे देशों को भी बेच सकें। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सेनाओं के साथ सीधा और भावनात्मक यह जुड़ाव बना रहे। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही सेना में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है और यहां के जवानों ने हर युद्ध में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी की है, लेकिन हमने इसे और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इसका बीड़ा उठाया है और इसी सोच के तहत हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं, तहे दिल में बधाई देता हूं। न केवल डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, यानी हर क्षेत्र में यूपी, हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है, यानी ऊंचाई छू रहा है। यह सब अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन है। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा योगी जी से कि इस पार्क को और बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, अभी एक चीज हमारे दिमाग में आई है कि यहां पर एक बड़ी पनडुब्बी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों ने पनडुब्बी शायद न देखी हो, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के लिए जिनका कमजोर घुटना होगा वह पनडुब्बी के अंदर नहीं जा सकते। मजबूत घुटने वाले ही पनडुब्बी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि नीचे का उसका सिस्टम कैसा होता है। वह पनडुब्बी भी यहां आएगी, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे ने 3 वर्षीय मासूम बालक की पटक पटक कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में यह घटना उस समय हुई जब बंदायूं निवासी विराज नामक युवक 3 वर्षीय आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गया था। युवक ने सड़क पर बालक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि बालक की मां रतीब मूल रूप से शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव वामई की निवासी है, जिसकी शादी बंदायूं निवासी सुनीत के साथ हुई और जांच में अब सामने आया कि आरोपी विराज रिश्ते में रति का तेवर लगता है और वह उससे विवाह करने का दबाव बना रहा था। रति द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसके बेटे को अपने प्रेम संबंध में बाधा मानता था और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी वीडियो में दिख रही हैवानियत को देखकर तंग रह गए। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी विराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे आरोपी के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। दोषी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। मेरा नाम रति, क्या घटना हुई है आपके साथ? बात देखो, मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस जरिए से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, हमसे बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया। बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू ले दिया, मैंने कहा अपना ही तो बाहर ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है, जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। गाजियाबाद के खोड़ा में ईद उल अजहा पर युवक को चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोपी आज रविवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। डीसीपी ट्रांसजेंडर धवल जायसवाल ने बताया कि थाना खोड़ा इलाके में 28 मई को सूर्य चौहान नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य हत्या आरोपी वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर कमिश्नरेट पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि असद अपने कुछ साथियों से मिले थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। उसमें कुछ पैसे लेकर वह बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस पूरे क्षेत्र में लगातार कोम्बिंग और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान वसुंधरा क्षेत्र में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। असद ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार असद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने असद को मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में थाना खोड़ा में तैनात एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान असद का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। असद से एक पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार सूर्य और मुख्य आरोपी पहले से ही परिचित थे। 28 मई को बकरीद के मौके पर सूर्य को कुर्बानी दिखाने के बहाने उसके नाबालिग दोस्त ने बुलाया था। आरोप है कि उसी दौरान समुदाय विशेष के युवकों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि बाकी साथियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी।
आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश को करीब 4 साल बाद स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मिलने जा रहा है और संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भेजे गए पैनल पर शासन स्तर पर मंथन पूरा हो चुका है। प्रस्ताव सीएम की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण के नाम पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। यूपीएससी ने 26 मई को हुई बैठक के बाद 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा और 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नामों का पैनल प्रदेश सरकार को भेजा है। इसमें राजीव कृष्ण का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से लिया जाएगा। राजीव कृष्ण 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी हैं। 1991 बैच के आईपीएस राजीव कृष्ण पुलिस महकमे में लंबे प्रशासनिक और मैदानी अनुभव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों और जोनों में जिम्मेदारियां संभाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और यूपीएससी की व्यवस्था के अनुसार स्थायी डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होता है। ऐसे में नियुक्ति होने पर राजीव कृष्ण 2028 तक इस पद पर बने रह सकते हैं। वर्ष 2022 में तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद से प्रदेश में स्थायी डीजीपी का इंतजार है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे पैरा एथलीट की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने साथी खिलाड़ी को हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद के साई उपवन में पैरा एथलीट का शव मिला है। आरोपी ने गोली मारने के बाद खिलाड़ी का चेहरा कुचल दिया था। घर में राष्ट्रीय पदक विजेता के स्वागत की तैयारी चल रही थी। बेंगलुरु में 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर घर लौट रहे अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी 24 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में साथी पैरा एथलीट यश खटीक को भी हिरासत में लिया गया। डीसीपी धवल जायसवाल के अनुसार चिराग को पीठ में गोली मारने के बाद उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। मौके से चिराग का एक मोबाइल फोन मिला, जबकि दूसरा फोन गायब था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश खटीक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान चिराग ने एक बार यश की शिकायत कर दी थी, तब यश का क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस पिस्टल की बरामदगी में जुटी हुई है। पुलिस ने मुरादनगर के बसंतपुर सैथली निवासी चिराग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने चिराग के पिता मनोज की तहरीर पर केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज आंधी और बारिश ने कई क्षेत्रों में नुकसान की आशंका भी बढ़ा दी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज रविवार के लिए 58 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों में इटावा में सर्वाधिक 56 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगरा में आंधी के दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं से पेड़ों, बिजली लाइनों और कच्चे ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी मौसम का यही रुख बना रह सकता है। कई जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि बादलों और बारिश की सक्रियता से प्रदेश भर में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बुंदेलखंड समेत सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।